नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ा हमारा खास बुलेटिन लोकतंत्र 2017। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अमेठी और रायबरेली की 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। आगरा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साझा रोड शो। अमित शाह मेरठ में करेंगे पदयात्रा। पंजाब और गोवा में थमा चुनाव प्रचार। मतदान के लिए चुनाव आयोग के चाक चौबंद इंतजाम। दोनों राज्यों में कल डाले जाएंगे वोट। मुफ्त उपहार के चुनावी वादे पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मांगा स्पष्टीकरण। 8 हफ्ते में केंद्र और चुनाव आयोग को देना होगा जवाब। उत्तराखंड में आंदोलन से निकली पार्टियां भी चुनावी मैदान में। जनाधार बढ़ाने की चुनौती। कांग्रेस और बीजेपी के वोटों में सेंधमारी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में मतदाताओं को रिझाने के लिए उम्मीदवार कई वादे कर रहे हैं। कई प्रत्याशी मुफ्त उपहार देने की कोशिश में भी हैं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों को मुफ्त में सामान बांटने के चुनावी वादे करने से रोकने के मसले पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इन पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में ऐसे वादों पर रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने आयोग को स्पष्ट करने को कहा है कि चुनावी घोषणा पत्र को लेकर उसके दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप है या नहीं। कोर्ट ने केंद्र को भी नोटिस जारी किया है। केंद्र और चुनाव आयोग को 8 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करना है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी। याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग ने अपने हालिया दिशा निर्देश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की उपेक्षा की है। जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि घोषणा पत्र में वादा करना भ्रष्ट व्यवहार नहीं है, लेकिन सामान मुफ्त बांटने से निश्चित तौर पर लोग प्रभावित होते हैं। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के वादे से चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर असर पड़ता है। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली की विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सहमति बन गई है। अमेठी और रायबरेली में 10 में से 8 पर कांग्रेस और 2 पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी 298 और कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गुरुवार को कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी की। पार्टी ने 29 नामों का ऐलान किया है। रायबरेली सीट से पार्टी के नेता अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह को मैदान में उतारा गया है। वहीं वाराणसी दक्षिण से पूर्व सांसद राजेश कुमार मिश्रा को मैदान में उतारा गया है, जबकि बाहुबली विधायक अजय राय पिंडरा से उम्मीदवार होंगे। अजय राय पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार थे। मौजूदा विधायक अखिलेश प्रताप सिंह को रुद्रपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। इस लिस्ट के साथ कांग्रेस कुल 97 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज आगरा में साझा रोड शो और रैली करेंगे। करीब 3:30 बजे होने वाली इस रैली के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले दोनों नेताओं ने लखनऊ में 29 जनवरी को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रोड शो किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने गठबंधन किया है और समझौते के मुताबिक विधानसभा की कुल 403 सीटों में से समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और आगरा से इस समय हमारे साथ जुड़े हैं पंचानन मिश्रा, हमारे संवाददाता, उनका रुख करेंगे। पंचानन, इस रैली को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और जाहिर तौर पर दोनों ही युवा नेताओं पर तमाम लोगों की नजरें भी होंगी आज? जी हाँ प्रीति, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब से गठबंधन का ऐलान हुआ है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद रोड शो किया था, जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ जुटाई गई थी और लोग उसमें जो है उन दोनों नेताओं को देखने के लिए जमा भी हुए थे।
तो वही कोशिश यहाँ पर है, क्योंकि ये साझा सहमति बनी हुई है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इसके अलावा भी दोनों परिवारों में लोग जो जो स्टार प्रचारक है वो साथ में प्रचार करेंगे, चाहे वो प्रियंका गांधी की बात चल रही हो, चाहे डिंपल की बात चल रही हो। तो ये जो रोड शो है, ये दूसरा रोड शो है, इसके पहले लखनऊ में हुआ था। तो यहाँ पर एक बड़ी जो भीड़ है वो देखने को मिल सकती है। 3:30 बजे का वक्त इसमें तय किया गया है। दोनों नेता एक साथ आएंगे और रोड शो की शुरुआत करेंगे। ये दयालबाग से, दयालबाग जो एरिया है आगरा का, वहां से शुरुआत होगी। उसके बाद इसका जो अंतिम करीब 6 बजे के आसपास एक रैली भी होगी, जिसमें दोनों नेता मौजूद होंगे। कोशिश यही है कि दोबारा से सरकार को सत्ता में लाया जाए। गठबंधन इसीलिए किया गया है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो। जैसा कि अभी हमने देखा कि अमेठी और रायबरेली में जो पेच फंसा हुआ था, ये सुलझा लिया गया। तो ये इसको अब माना जाए कि राहुल और अखिलेश की जो केमिस्ट्री है और इसके अलावा जो दोनों की जरूरतें हैं, उसको देखकर इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये वास्तव में दोनों दलों के लिए एक नया मोड़ जरूर है। प्रीति, जाहिर तौर पर दोनों समझ रहे हैं कि ये तुरंत का नफा नुकसान नहीं है, सिर्फ हार जीत की बात नहीं है, कहीं ना कहीं दोनों नेताओं का ही राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। इसीलिए हमें आज देखना होगा, काफी दिलचस्प रोड शो और रैली आज हो सकती है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन, आपका इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज मेरठ में पैदल मार्च करने के साथ साथ राज्य में कई जगहों पर जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए पहली बार मेरठ की गलियों में घूमकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। अति संवेदनशील और मुस्लिम बहुल इलाकों में भी सीधा संवाद करेंगे। अमित शाह ने वेस्ट यूपी की जनता को बीजेपी के साथ का संदेश देने के लिए रणनीति तैयार की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में बीजेपी को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। इस क्षेत्र के 140 विधानसभा सीटों के लिए 11 और 15 फरवरी को मतदान होना है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। पार्टी ने कल दोनों चरणों के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इसमें अब तक प्रचार से बाहर रहे वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी का नाम शामिल है। इसके अलावा विनय कटियार और राजू श्रीवास्तव भी बीजेपी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल मुजफ्फरनगर और खतौली में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। खतौली में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जब तक केंद्र से बीजेपी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को मुजफ्फरनगर में दावा किया कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को नोटबंदी से हुए नुकसान और काले धन का हिसाब दे। जो अच्छे दिनों के वादा कर रहे थे, इतना इन्होंने प्रचार किया जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। कहा कि हम काला धन वापस लेकर के आएंगे, हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अब तो बजट भी शामिल आ गया आपका सामने, और जितना पैसा था हम पर, आप पर, किसी पर 500,000 रुपए सब जमा करा दिए। बताइए, हम पूछना चाहते हैं, बताओ काला धन कितना निकला आपके पास। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के साथ गठबंधन पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि गठबंधन तो बड़े दल और बड़े दिल के साथ ही होता है। कभी कभी लोग आरोप लगा देते हैं, हमारे पार्टी के लोग भी नाराज हो जाते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें क्यों ज्यादा दी। हमने कहा कि अगर दोस्ती करनी है तो बड़े दिल से दोस्ती करनी पड़ेगी। याद रखना, अगर दोस्त कंजूस हुआ तो आपका कोई सपना पूरा नहीं हो सकता कभी नहीं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अब सब वर्ग के लोग उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश नहीं, देश का चुनाव है और इससे देश की राजनीति की दिशा तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बुलंदशहर और हाथरस में चुनावी रैलियां की। मायावती ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग समाजवादी पार्टी के शासन से तंग आ चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने राज्य के स्वार्थ में अपने मूल सिद्धांतों व असूलों को भी साथ पर रखकर ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट
व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी को सिर्फ माहौल खराब करना और खोखले वादे करने आते हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी के बीच है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार के बनते ही फिर यहाँ सभी वर्गों के पूरे आरक्षण को व अन्य सभी सुविधाओं को भी मौका पाकर उन्हें कभी भी खत्म कर सकती है, जिसे बचाने के लिए अब इस चुनाव में प्रदेश के खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को यहाँ बीजेपी को कतई भी वोट नहीं देना है। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह का फायदा उन्हें मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में शिवपाल के खेमे के लोग अखिलेश यादव के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर रही हैं मायावती और आज मुजफ्फरनगर में भी वो रैली को संबोधित करेंगी। कांग्रेस ने विवादास्पद राम मंदिर मुद्दे पर उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रमुख केशव प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करने के लिए चुनाव आयोग से बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत की है। कांग्रेस ने दोनों नेताओं के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की है। चुनाव आयोग को दी गई शिकायत में कांग्रेस के विधिक और मानवाधिकार प्रकोष्ठ के सचिव केसी मित्तल ने कहा कि स्वामी ने मौर्य के बयान का स्वागत किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुमत मिलता है तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस ने केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी। और आइए अब रुख करते हैं पंजाब का। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों पर कल होने वाले मतदान की तैयारियां जोरों पर हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग चाक चौबंद इंतजाम में जुटा हुआ है। मतदान के मद्देनजर सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। एक दौर में होने वाले इस चुनाव के लिए कुल 1145 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले राज्य में महीने भर से धुआंधार प्रचार का काम कल शाम 5 बजे खत्म हो गया। प्रचार थमने के बाद उम्मीदवार अब लोगों के घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। पंजाब की सभी 117 सीटों पर आखिरी मौके तक सभी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। मतदान से ठीक पहले पंजाब में कांग्रेस ने इंदर शेखरी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इंदर शेखरी को उनके 5 समर्थकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। असल में इंदर शेखरी पार्टी के फैसले के बावजूद बागी होकर बटाला सीट से चुनावी मैदान में उतर गए। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं ने उन्हें नामांकन वापस लेने की अपील की, लेकिन ऐसा नहीं होने के बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। और आइए सीधा रुख करते हैं अपनी संवाददाता अनु दीवान का, जो बठिंडा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनु, कल चुनाव होने हैं, आज किस तरह की तैयारियां इसके मद्देनजर नजर आ रही हैं? बिल्कुल प्रीति, अब चुनावों वोटिंग के लिए कुछ ही समय बाकी है। इसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि दोपहर बाद सभी पोलिंग स्टेशन जो है वो तैयार किए जाएंगे, जहां पे ईवीएम मशीन आई जाएंगी। ये सारी की सारी तैयारी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में और इलेक्शन कमीशन की टीम्स की निगरानी में की जाएगी। इलेक्शन कमीशन से ये भी जानकारी मिली है कि जो हाइपर सेंसिटिव इलाके हैं पंजाब के, वहां पे एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाएगी। और ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि कल जब वोटिंग हो तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां के जो लोकल वोटर्स है उनके अलावा कोई बाहर का बंदा ना है, जिससे कि थोड़ी सी भी परेशानी किसी को भी हो। इलेक्शन कमीशन ये नहीं चाहता कि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। वो ये देखना चाहता है कि पंजाब का जो चुनाव है वो पूरे शांतिपूर्ण तरीके से और एकदम सिंपल तरीके से हो। इसलिए वो ये चीज का भी ध्यान रख रहा है कि जब वोटिंग के दौरान कोई भी बाहर का वोटर जो है दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या दूसरी विधानसभा क्षेत्र में ना आ पाए, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। और जैसे पंजाब के कुछ हाइपर सेंसिटिव इलाके हैं जैसे लांबी या मजीठा, इनमें चुनाव आयोग का कहना है कि वो जरूरत से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाएगी ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाए जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अनु, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। यहां पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नजर डालेंगे गोवा पर।
राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद, आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। और अब आइए बात करते हैं गोवा की। विधानसभा की 40 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में चुनाव प्रचार का शोर गुरुवार शाम थम गया। अब उम्मीदवार घर घर जाकर प्रचार में जुटे हैं। गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए कुल 250 प्रत्याशी मैदान में हैं। दक्षिण गोवा की सीटों पर 131 उम्मीदवार और उत्तरी गोवा से 119 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में 202 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी। दक्षिण गोवा की वेलिंग सीट पर सबसे ज्यादा 12 उम्मीदवार खड़े हैं। बीजेपी ने राज्य की 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 2 सीटों पर वो निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे रही है। कांग्रेस 37 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। एनसीपी 16 पर और एमजीपी, जीएसएम, शिवसेना गठबंधन ने 26 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं। राज्य की 39 सीटों पर उसके प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में कुल 11,08,000 मतदाता हैं, जो 4 फरवरी को 1,649 पोलिंग बूथों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हर तरफ से हमने प्रिपरेशंस को जारी रखा है और पोलिंग पर्सनल के ट्रेनिंग से लेके उनके डिप्लॉयमेंट, उनका ट्रैवल प्लान, ईवीएम्स की तैयारी, जनता को वीवीपैट के बारे में अवेयरनेस देने के लिए, जो पहली बार किसी राज्य में पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है पोलिंग के लिए। 24 कंपनी नॉर्थ गोवा के लिए यहाँ पहुंची हैं और कई दिनों से फ्लैग मैचेस से लेके, एरिया डोमिनेशन से लेके, वल्नरेबल जो हैमलेट्स है वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तक सीएपीएफ एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सीएपीएफ के जो जवान हैं। और आइए सीधा रुक करते हैं गोवा में मौजूद हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी का। प्रणव, प्रचार कल थम गया, वोटिंग कल होनी है और आज हम जानते हैं चहलकदमी होगी। जो राजनीतिक दलों के लोग हैं घर घर जाकर जरूर प्रचार कर रहे होंगे, अपने हक में आखिरी दांव खेल रहे होंगे। ये सब कैसा चल रहा है और साथ ही तैयारियां कैसी हैं कल की वोटिंग को लेकर? देखिए, चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जो ईवीएम मशीन्स हैं उनको जो सेंटर है, मेन सेंटर, वहां से पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। और इसके अलावा हालांकि गोवा बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदेश है और पिछली बार भी गोवा ने बहुत ज्यादा हाई टर्नआउट देखा था। 80% से ज्यादा पिछली बार वोटिंग हुई थी गोवा में, तो ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिए। इसलिए शांति, जहां तक कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने की बात है, उस लिहाज से गोवा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अस्थिरता नहीं है, बहुत ज्यादा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां उतरी नहीं है। इसके बावजूद भी जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने जो अर्धसैनिक बलों की जो अतिरिक्त टुकड़ियां है वो तैनात कर दी है। स्टेट पुलिस, गोवा की जो पुलिस है वो दूसरे लेयर पर उन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। और जितने जो सूक्ष्म पर्यवेक्षक हैं वो नियुक्त किए गए हैं, उनका खासतौर पर जो कैंडिडेट्स हैं या जो नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कि कहीं किसी भी तरह से वो चुनाव में गड़बड़ी की अगर कोई संभावना बनती है तो उसको रोक लगाई जा सकती है। और साथ ही साथ जो आचार संहिता का उल्लंघन अगर करते हुए कोई पाए गए, इनके लिए अतिरिक्त पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि छोटा प्रदेश जरूर है, लेकिन चुनावी हलचल बहुत ज्यादा रही इस चुनाव प्रचार के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम बड़े नेता इस पर्यटन के लिहाज से जो प्रसिद्ध प्रदेश है वहां पर अपने अपने दलों के लिए समर्थन मांगते दिखे। बिल्कुल, हमने देखा तमाम बड़े चेहरे, तमाम दिग्गज इस बार गोवा में जुटे हैं अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। और तैयारियां भी जिस तरह आप बता रहे हैं चाक चौबंद की गई है कल की वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं कांग्रेस ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के खिलाफ
पैसे लेकर वोट देने वाले बयान पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। पर्रिकर पर गोवा में एक रैली के दौरान दूसरे दलों से पैसे लेकर बीजेपी को वोट देने की अपील की थी। कांग्रेस के गोवा प्रभारी दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है तो पर्रिकर के खिलाफ ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी पर्रिकर के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी ऐसे ही एक मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। और आइए अब रुख करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड राज्य के लिए जिन संगठनों और पार्टियों ने आंदोलन किए वो चुनावी राजनीति में पीछे छूट गए। कुछ ने चुनाव जीता भी, लेकिन उनकी विश्वसनीयता कमतर होती गई। क्या है इसके पीछे की वजह, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। ये है महिला मोर्चा की तेज तर्रार नेता उमा भट्ट। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान उमा के साथ प्रदेश की हजारों महिलाएं अलग राज्य के आंदोलन में शरीक हुई। लेकिन जब उत्तराखंड बना तो सत्ता की चाबी कांग्रेस और बीजेपी के पास चली गई। मैं सोचती हूँ किसी के दिमाग में नहीं था कि उत्तराखंड बनना है तो हमने चलाना है। कुछ लोग कहते भी थे ऐसा बातचीत में कि तुम राजनीतिक दलों के लिए उत्तराखंड बना रहे हो। राज्य बनते बनते तो पार्टियां हावी हो गईं, कांग्रेस भी बीजेपी भी हावी हो गईं, इसका श्रेय लेने में भी वो आगे आ गईं। उत्तराखंड क्रांति दल शुरू से ही चुनावी राजनीति में सक्रिय रहा। अलग राज्य बनने के ठीक बाद जब चुनाव हुए तो पार्टी को 4 सीटें मिली, लेकिन इसके बाद यूकेडी के विधायकों की संख्या लगातार कम होती गई। यूकेडी कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकार में सहयोगी भूमिका में रही। इस दौरान और भी कई पार्टियां बनी। 2009 में बनी उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी उन्हीं में से एक है। पार्टी का आरोप है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने कांग्रेस और बीजेपी से हाथ मिलाकर लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा है। हम लोगों ने उस दिशा में ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जो पार्टी राज्य के नाम पर उत्तराखंड क्रांति दल बनी थी, उस पार्टी ने हमेशा इस बात को महत्व दिया कि जो भी सरकार हो उसमें शामिल हो जाए। वो हर सरकार में जूनियर पार्टनर की तरह शामिल रही। उन्हें कभी उनको चुनौतियां नहीं दी। उत्तराखंड क्रांति दल में भी कई फाड़ हुए और सिमटते जनाधार को लेकर पार्टी में चिंता भी देखी जा रही है। यूकेडी को लगता है कि अगर उसकी अलग पहचान नहीं रही तो आने वाले दिनों में विधानसभा पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। ये सही बात है, ये गलती हमारी पार्टी से हुई है, इस गलती को हम मानते हैं। लेकिन आज की तारीख में हमारा मानना है कि उत्तराखंड क्रांति दल सशक्त रूप से आगे काम कर रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने ये फैसला लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को किसी भी कीमत पर अपना समर्थन नहीं देंगे। उत्तराखंड के हित के लिए जिसको बात करनी होगी हम उत्तराखंड क्रांति दल से करेंगे। इन पार्टियों के बीच एकजुट होने की मुहिम भी चली, लेकिन सीट बंटवारे पर पूरा मामला अटक गया। फिलहाल रामनगर सीट पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रभात ध्यानी को यूकेडी ने समर्थन दिया है, लेकिन बाकी सभी सीटों पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। वाम दलों के साथ भी गठबंधन नहीं हो पाया। ऐसे में जानकारों का मानना है कि इन पार्टियों के बीच वोट बंटवारे से एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी को फायदा मिलेगा। आंदोलन के जनाधार को चुनावी जनाधार में तब्दील करने में ये पार्टियां नाकाम रही और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने इन पार्टियों को उभरने का मौका तक नहीं दिया। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी, नैनीताल। और अब बात मणिपुर की। मणिपुर में 3 महीने से जारी आर्थिक नाकेबंदी खत्म करने की कोशिशों के तहत आज त्रिपक्षीय वार्ता होगी। दिल्ली में होने वाली इस वार्ता के लिए मणिपुर सरकार और यूनाइटेड नगा काउंसिल के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच गए हैं। ये वार्ता केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर हो रही है। राज्य में 1 नवंबर से यूनाइटेड नगा काउंसिल ने आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है, जिससे लोगों को रोजमर्रा की चीजों की जरूरतों समेत कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मणिपुर में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है।
मणिपुर में 4 और 8 मार्च को 2 दौर में चुनाव होने हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन लोकतंत्र में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।